हमारे साथ धर्मेंद्र मिश्रा जी हैं, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक और करीब 20 सालों से पत्रकारिता का अनुभव है। कई बड़े पब्लिकेशन और बड़े संस्थानों में काम किया, कई पॉलिटिकल पार्टियों को बड़ी नज़दीक से इन्होंने देखा है, समझा है। और आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे जो केजरीवाल की हार हुई है, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की बुरी हार हुई है। आम आदमी पार्टी जो एक पर्याय बन चुकी थी दिल्ली की राजनीति में, उसकी विदाई हो गई है। तो इसको आप कैसे देखते हैं और क्या वजह रही जो केजरीवाल की इतनी बुरी हार हुई है? देखिए, केजरीवाल की हार के बहुत बड़े मायने हैं। ये सिर्फ एक राजनीतिक हार नहीं है, बल्कि उन उम्मीदों की भी हार है जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था और ये पार्टी सत्ता में आई थी। लोगों को लगा था कि राजनीति में ये बहुत बड़ा बदलाव होगा, एक स्वच्छ राजनीति, ईमानदार राजनीति को लेकर के केजरीवाल सत्ता में आए थे और उन्होंने अपनी पार्टी का गठन किया था और पहली बार इसीलिए उनको करीब 28 सीटें मिली थी। उसके बाद हालांकि वो सत्ता में आते ही पहले उन्होंने ऐलान किया था कि मैं कांग्रेस का समर्थन नहीं लूँगा, लेकिन सत्ता में आते ही उन्होंने समर्थन ले लिया। तो उसका भी नेगेटिव छवि वहाँ से बननी उनकी शुरू हुई थी। धीरे धीरे फिर वो अपनी बातों को कह कर के पलट जाना, फिर वो एक मजे हुए पॉलिटिकल व्यक्ति वो भी बन गए कि जैसे दूसरी पार्टियों के जो लीडर हैं या दूसरी पार्टियां जिस तरीके से करती हैं, अपने वादों से मुकरना, फिर लोगों को फ्री में कुछ लालच दे करके सत्ता में वापस आना। तो एक दो बार तो ठीक है आप आ सकते हैं, 5 साल जब वो आए तो उन्होंने लोगों से गलतियां मांगी कि भाई कुछ काम मुझसे इस बार नहीं हो पाया है तो अगली बार मैं कोशिश करूंगा। तो ये भी केजरीवाल का एक पैंतड़ा था कि ताकि वो लोगों को भरोसे में ले सकें, कि लोगों को लगे कि नहीं भाई ये व्यक्ति ईमानदार है, कम से कम ईमानदारी से स्वीकार कर, कट्टर ईमानदार कहते रहे। इनकी छवि वहां से खराब होना शुरू हुई कि जब केजरीवाल सत्ता में नहीं थे और दूसरी पार्टियों के नेताओं पर आरोप लगाते थे तो ये कोई ना कोई एक दस्तावेज लाते थे, कभी किसी पेपर की कटिंग, कभी कुछ होती थी, वो कोई कोर्ट द्वारा मुहर नहीं होती थी। शीला दीक्षित ने कहा था कि 45 ऐसी लगे हुए उसके घर। शीला दीक्षित पर भी इन्होंने आरोप लगाया था और शीला दीक्षित को इन्होंने चुनाव हरा भी दिया था नई दिल्ली में। आज वही स्थिति इनकी हुई है। जब इनकी पार्टियों के जो मेन लीडर्स हैं उन पर जब करप्शन के आरोप लगने शुरू हुए, उसके बाद इन्होंने सबको नकारना शुरू कर दिया। इससे ये लगा कि केजरीवाल जो कहें वही सही है, बाकी सब झूठ है। तो लोगों को लगने लगा कि भाई ये कैसे हो सकता है कि अगर आपकी पार्टी के नेताओं के ऊपर आरोप लग रहे हैं तो आप उसे झुठला दे रहे हैं, कोर्ट की भी बात आप नहीं मान रहे हैं, सब कह रहे हैं कि आरोप है, राजनीति है। तो यही सारी चीजें तो दूसरे पार्टियों के नेताओं पर भी थी। फिर आपके आरोप लेकर के, सिर्फ एक आरोप से आप कैसे किसी को दोषी ठहरा देते थे? तो ये हुआ। और दूसरी चीज ये है, जब 10 साल ये सत्ता में रहे तो दिल्ली का विकास पूरा ठप सा हो गया। केवल दिल्ली के मध्यम या निम्न वर्ग के लोगों को बिजली पानी की जो सुविधा थी, महिलाओं को बस में फ्री कर दिया, ये सुविधाओं से ये अगले 5 साल में रिपीट हो गए। इन्होंने कहा कि अच्छे हमने स्कूल बनाए, स्कूल, अस्पतालों को, हाँ स्कूल नहीं, नो डाउट स्कूलों में शुरुआत में इन्होंने कुछ काम किया, कुछ नए स्कूल भी बनाए, लेकिन उसके बाद जब इनका फोकस कमाई पर हो गया, क्योंकि इनको पार्टी चलानी है तो फंड की व्यवस्था करनी है, तो दूसरी पार्टियों की तरह ये भी फंड का अरेंजमेंट करने लगे, वो किसी भी तरीके से हो। उसमें फिर क्या लीगल क्या है, इलीगल क्या है, वो ये भी नहीं देखते थे। ठीक है। तो जब दूसरी पार्टियों की श्रेणी में खड़े हो गए तो जनता ने फिर इनसे सवाल करना शुरू किया कि भाई आपने ये कहा था कभी यमुना साफ कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आपके काम कोई दिख नहीं रहे हैं। और दूसरी चीज, किसी भी काम के लिए भाजपा पर आरोप लगा देना कि भाजपा हमको ऐसा नहीं करने दे रही है। भाई आप सीएम होते हुए कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, आप धरने पे बैठ जा रहे हैं। तो लोगों को लगा कि भाई ये केवल ड्रामा ज़्यादा है, ड्रामा की पॉलिटिक्स इस पार्टी में ज़्यादा है और 10 साल में काम दिखा नहीं, तो एंटी इनकम्बेंसी भी होनी जाहिर थी। और दूसरी बात ये है कि जब एमसीडी में इनकी सरकार नहीं थी तो ये कहते थे कि एमसीडी पर आरोप लगा देते थे कि सड़कें, नालियां, जो साफ सफाई जो नहीं, एमसीडी जिम्मेदार है। लेकिन उसके बाद में जनता ने इनको एमसीडी में भी पूर्ण समर्थन दे दिया। अब केजरीवाल के पास कोई रास्ता बचा नहीं था कि वो दूसरी पार्टियों पर आरोप लगाते। हालांकि वो अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे थे। अभी हाल ही में चुनाव के दौरान आरोप लगा दिया कि भाजपा की हरियाणा सरकार ने यमुना के पानी में जहर मिला दिया। तो लोगों को लगा ये तो बहुत सारी बचकानी बातें हैं, बिल्कुल इस बात को कोई नहीं मान सकता है कि कोई यमुना के पानी में कोई पार्टी जहर मिला देगी, ये कभी संभव नहीं। और इसके बाद में फिर जिस दिन रिजल्ट आना था उसके एक दिन पहले इन्होंने ये कहना शुरू किया कि हमारे 15 से 20 नेताओं को, विधायकों को खरीदा जा रहा है, 15 करोड़ का ऑफर है। भाई जो पार्टी ये कह करके सत्ता में आई थी, आम लोगों से जो केजरीवाल अपील करते थे कि भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, आपके पास कभी कोई
पैसा मांगे, घूस मांगे तो आप उसकी रिकॉर्डिंग कर लीजिए, वीडियो बना लीजिए। लेकिन इनके टॉप लीडरों के पास दूसरे नेताओं के फ़ोन आ रहे हैं, उनका ना ये रिकॉर्ड कर पा रहे हैं, ना वीडियो बना पा रहे हैं। अपने आप में सवाल है कि जो दूसरे को नसीहत दे रहे हैं कि करप्शन का हम भांडाफोड़ करेंगे, आप वीडियो बनाइए, रिकॉर्ड करिए, तो आप क्यों नहीं कर सके? एसीबी जब जांच कर रही है तो आप उसको कोई सबूत नहीं दे पा रहे हैं। तो और दूसरा सवाल ये है कि जब रिजल्ट आया ही नहीं, पता चला ही नहीं कि आपके कितने विधायक बन रहे हैं, कितने क्या, तो बीजेपी ने खरीदने का प्रयास कैसे शुरू कर दिया? ये तो तब होता है कि अगर अगली पार्टी के कुछ विधायक कम है, बहुमत से कम है, तब वो ठीक है, माना जा सकता है। ये आरोप तब माने जा सकते हैं कि खरीद फरोख्त का प्रयास हो सकता है। लेकिन इस तरह की बातें करने से लगा कि केजरीवाल हताशा में डूब गए हैं। अब केजरीवाल जो हार गए हैं, आपने इतने सारे कारण बताए और यही आम जनता के मूड में था कि जो ये बोलते हैं वो करते नहीं है, और जो इनकी कट्टर ईमानदार की छवि थी वो कट्टर भ्रष्टाचार वाली छवि हो गई। बिल्कुल उसी पर मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने जो एक कट्टर ईमानदारी का नारा दिया था, इनके नेता जेल जाते रहे फिर भी ये कहते रहे मैं कट्टर ईमानदार हूँ। इनका कहना था कि दूसरी पार्टियां झूठे आरोप लगा रही हैं। जब कोर्ट भी आपको जमानत नहीं दे रहा है, आपकी जमानत को बार बार खारिज कर रहा है, इसका मतलब तभी होता है कि जब प्राथमिक सबूतों में कुछ दम हो। क्योंकि मैंने कोर्ट भी करीब 5 साल तक मैंने कवर किया है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट भी मैंने सब कवर किया है। तो अगर प्राथमिक सबूतों में पहले अगर दम होता है तो कोर्ट एप्लीकेशन को, मतलब याचिका को तभी स्वीकार करती है। और अगर किसी आरोपी की जमानत को जब कोर्ट खारिज करती है तो उन बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है कि जो आरोप लगाए गए हैं उस आरोपों के सापेक्ष जो सबूत पेश किया गया है याचिकाकर्ता द्वारा, उसमें कितना दम है। अगर उसमें दम है तो जल्दी से जमानत नहीं दी जा सकती है और कोर्ट नहीं देती है जमानत। तो इससे भी ये साबित हो रहा था कि प्राथमिक सबूतों में दम है, तभी कहीं ना कहीं कोर्ट चाहे बात संजय सिंह की रही हो, चाहे सत्येंद्र जैन की, मनीष सिसोदिया की, फिर अरविंद केजरीवाल की, बार बार इनकी जमानत याचिकाएं खारिज हो रही थी। तो इससे लगा कि भाई सबूतों में कुछ ना कुछ तो दम जरूर है, दम है, एविडेंस है इनके अगेंस्ट में। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि अब केजरीवाल हार चुके हैं, पार्टी बुरी तरह से बिखर चुकी है और आने वाले दिनों में और बिखराव देखने को मिल सकता है। जिस तरह के बिखराव हमने महाराष्ट्र में देखा है शिवसेना और शिंदे के, तो केजरीवाल की पार्टी में भी कई टुकड़ों में बंटने को आ सकती है खबरें, या बिखराव देखने को मिल सकता है, 2 4 5 विधायक छोड़ के चले जाएं। तो उस स्थिति में केजरीवाल कैसे पार्टी को अपनी पकड़ बनाए रखेंगे? क्या आपको केजरीवाल को लगता है कि फिर से वो रिवाइव करेंगे, केजरीवाल का भविष्य फिर से बेहतर हो पाएगा, फिर से दिल्ली में अपनी पकड़ मजबूत कर पाएंगे, सत्ता में आ पाएंगे? तो केजरीवाल आगे क्या करेंगे? देखिए, अब केजरीवाल के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, अपनी पार्टी को बनाए रखना। जिस तरीके से शुरुआत में अपनी पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को इन्होंने साइड लाइन कर दिया, जो पार्टी के संस्थापक सदस्यों में थे उनको इन्होंने बहुत बेइज्जत करके निकाला, और उसके बाद कुछ लोग जो अभी तक पार्टी में बने थे अंदर वो भी काफ़ी ज़्यादा रुष्ट थे। लेकिन ये है कि क्योंकि पार्टी जो सत्ता में होती है तो उसके साथ लोग चलते हैं, बहुत सारे लोग नहीं बोल पाते हैं, कुछ लोग विरोध करते हैं। जैसे अभी स्वाति मालीवाल का केस हुआ था कि जो व्यक्ति एक महिला सुरक्षा की बात करता हो और जिस पार्टी की नेता खुद दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष, मेरा मानना है कि स्वाति मालीवाल मौका प्रस्त, ठीक है, आरोप लगे, बहुत सारे लगे, लेकिन जिस तरह के मौका प्रस्ती उसने दिखाई कि स्वाति मालीवाल को केजरीवाल एक महिला आयोग के अध्यक्ष से लेकर राज्यसभा तक भेजा, और फिर इस तरह के आरोप गढ़ना जो भी है, उसने भी कोई सच्चाई अभी तक उनकी नहीं आ पाई। बिल्कुल, वो बात मैं मानता हूँ, लेकिन देखिए पब्लिक को जो मैसेज जाता है मायने वो रखता है। अगर ये बात थी तो आप उसको, आपकी वो मिस हैंडलिंग कही जाएगी कि आपकी पार्टी के नेता हैं और राज्यसभा के सदस्य भी हैं, आपने उनको महिला आयोग का अध्यक्ष भी बनाया था, लेकिन आपके दफ्तर में, आपके घर में अगर आपका पीए उनकी पिटाई कर रहा है या कि आरोप ही लग रहे हैं, तो आप पब्लिक को समझा नहीं पाए। वो आपकी मिस हैंडलिंग है कि आपसे उन्होंने विरोध किया, फिर जा करके बाहर उन्होंने आपकी इमेज को खराब करना शुरू किया, तो उसका भी असर हुआ। तो ये भी एक, अगर आप अच्छे पॉलिटिशियंस होते तो उस चीज़ को अंदर ही अंदर आप मैनेज कर सकते थे। ये मिस हैंडलिंग है। बाकी वो मौका परस्त तो ठीक है, राजनेताओं की अक्सर ये आदत होती है कि मौका परस्त होते हैं, वो जहाँ मौका मिलता है वहाँ जाते हैं, और केजरीवाल भी वो साबित कर चुके हैं कि वो काफ़ी मौका प्रस्त हैं। इसीलिए वो कभी पब्लिक को कुछ ना कुछ योजनाओं की लालच देते रहे हैं, कभी किसी स्कीम की। इस बार जैसे उन्होंने पुजारियों के लिए ऐलान किया था, तो अब सवाल ये उठा कि इससे पहले मौलानाओं को वेतन नहीं दे पा रहे हैं, अब पुजारियों को कहां से देंगे? तो तरह तरह के सवाल उन पर। एक सवाल मेरा और है कि केजरीवाल के लिए तो चैलेंज है आने वाले दिनों में। एक तो उनके ऊपर केस चल रहा है, उसमें हो सकती है कि फिर से उनको जेल जाना पड़े, बहुत सारी चीज़ें हैं, पार्टी टूट जाए। बीजेपी के सामने क्या चैलेंज है? बीजेपी ने जिस तरह से
बोल सकते हैं कि वादों का पिटारा खोल दिया है, जिसको फ्री भी कहते थे, अब बीजेपी वो कहने से हिचकेगी, फ्री भी नहीं बोलेगी, वो कुछ और नाम देगी। तो उसको आप क्या देख रहे हैं कि जो एक आज आकलन देख रहा था कि जो बीजेपी ने घोषणाएं की है महिलाओं को देनी, और ऐसा करीब 25,000 करोड़ की ज़रूरत है, और दिल्ली का बजट पहले ही जो है सो नुकसान में जा चुका है, अपने घाटे में है, कर्ज का बोझ बढ़ रहा है। तो कैसे बीजेपी सारी चीज़ों की भरपाई करेगी? देखिए, बिल्कुल ये बात भी सही है कि भाजपा के सामने भी ये सरकार चलाना काफ़ी चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि उनके सामने जो जनता से चुनाव पूर्व वादे किए गए हैं, घोषणा पत्र में जो ऐलान किया गया है, उसको पूरा करने का दबाव भी होगा, चुनौती भी होगी, और मोदी की गारंटी जो कहा जाता है कि मोदी को गारंटी पूरा करने का भी दबाव होगा, और अगर वो गारंटी पूरा नहीं होती है, पूरी नहीं की जाती है, तो सीधा फिर प्रधानमंत्री मोदी की इमेज पर उसका असर पड़ेगा। इसलिए भाजपा की कोशिश होगी कि उन गारंटियों को अधिकतर वो पूरा करें, लेकिन उसमें भी टर्म कंडीशन आएगी कि जैसे अच्छा। अभी ये है कि भाई महिलाओं को 2500 रुपए देंगे, तो उसमें भी ये है कि उन्होंने बाद में ये कहा कि गरीब महिलाओं को, तो उसमें भी कैटेगरी तय होगी। बिना कैटेगरी के भाजपा की कोई भी स्कीम ऐसा नहीं है वो हर किसी को मिल मिलेगी। जाएगी। तो दूसरी चीज़ ये है कि अब बाकी जो रुके हुए विकास हैं उन पर भी फोकस होगा, क्योंकि अब केंद्र और राज्य सरकार दोनों एक ही पार्टी की है, तो उसका भी फायदा मिलेगा। अगर दिल्ली के पास फंड की कमी है तो केंद्र सरकार भी अब सहयोग करेगी, क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार एक तरीके से हो गई, तो केंद्र और राज्य का सहयोग होने से यहाँ पर दिल्ली के लोगों का फायदा होगा। लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे जो अन्य स्कीमें हैं भाजपा धीरे धीरे उनको आगे आने वाले टाइम में ख़त्म करेगी, क्योंकि बीजेपी का फोकस ज़्यादा फ्री की स्कीमें चलाना नहीं है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर दिल्ली जीतना उसके लिए लग रहा था कि बगैर इस तरह की स्कीमों का 27 ऐलान सालों के बाद किए, वापसी की है हाँ, बीजेपी। उसको बीजेपी को जब लगने लगा कि केजरीवाल ने इतना ज़्यादा फ्री की स्कीमें लॉन्च कर दी हैं कि उसका फ्री की स्कीम का जवाब फ्री की स्कीम से ही देना होगा, उसके बगैर सत्ता में वापस नहीं आया जा सकता है। तो इसलिए भाजपा ने ऐलान किया है, लेकिन ये स्कीम सीमित लोगों को मिलेगी, जो इसके पात्र होंगे उसके लिए कैटेगरी बनेगी, टर्म कंडीशन बनेंगे, और धीरे धीरे फिर मुझे लगता है कि इन स्कीमों को कुछ को कम किया जाएगा। और अगली बार जब चुनाव होगा तो इसमें से बहुत सारी स्कीमें उनको हटाया भी जा सकता है, या कि कुछ नए ट्रैक पर लोगों का भरोसा जीतते हुए। आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री कौन होगा आपकी नज़र में? मुख्यमंत्री कौन दिखाई दे रहा है? देखिए, भाजपा के पास वैसे मुख्यमंत्री के प्रमुख दावेदारों में भाई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि नई दिल्ली की सीट से हराया है, तो प्रवेश वर्मा उनका भी नंबर है, और उसकी वजह यह है कि जाट वोटरों को, गुर्जर वोटरों को भी साधना है, और ओबीसी भी हैं प्रवेश वर्मा। और इसके अलावा उनके पिताजी दिल्ली के पूर्व सीएम रह चुके हैं, तो उसका भी एक असर है। और प्रवेश वर्मा की जो राजनीति रही, अभी तक वो सांसद भी रहे हैं, उससे पहले भी वो विधायक रहे हैं, तो उनकी राजनीति साफ सुथरी रही है, और वो शीर्ष नेताओं के काफ़ी टच में हैं, उनके काफ़ी करीबी हैं। तो एक तो वो दावेदारी में प्रथम है। विजेंद्र गुप्ता का नाम उतनी दावेदारी में उतना मजबूत नहीं है, बल्कि उनके अलावा मनजिंदर सिंह सिरसा का नाम है। अच्छा। उसकी वजह ये है कि आपको पंजाब भी साधना है, सिखों का वोट भी साधना है, तो ये दो नाम प्रमुख हैं। और इसके अलावा बीजेपी कोई भी चौंकाने वाला नाम ला सकती है अगर इनको नहीं बनाती है, तो क्योंकि बीजेपी का ये ट्रेंड रहा है कि जिसको कोई नहीं सोचता उसको वो लाके सीएम बना देते हैं। तो वो देखेंगे कि दिल्ली में सबसे बैलेंसिंग सीएम कौन हो सकता है हर दृष्टि से। तो पीएम मोदी और अमित शाह आखिरी फैसला ये करते रहे जैसे दूसरे राज्यों में, यहाँ भी वही फैसला होगा। अगर इन दोनों नाम में से कोई फाइनल नहीं होता है तो मुझे लगता है कोई चौंकाने वाला नाम ला करके जो सबको बैलेंस कर सके, और जिसके सीएम बनाए जाने से कोई पार्टी का और नेता जो है वो विरोध न करे। बीजेपी इस बात का ध्यान रखती है कि कोई बाद में ऐसा नेता ला देती है कि जिसका कोई विरोध न करे और बैलेंसिंग हो, तो ताकि दिल्ली की सरकार को बेहतर तरीके से चलाया जा सके। और केंद्र और राज्य दोनों का जब सहयोग मिलेगा तो मुझे लगता है कि दिल्ली के विकास को अब गति मिलेगी, जो कि 10 सालों से एक रुक गया था, अब उसको दोबारा गति मिल सकेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र मिश्रा जी को, और फिर हम इसी तरह के एनालिसिस आपके पास लेते आएंगे और कुछ नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।